गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो का एक नया चैप्टर, अध्याय 6, अध्याय 6, वंशागत का आणविक आधार। तो आइए देखते हैं वंशागत के आणविक आधार में आपको क्या क्या पढ़ना है। यह आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें आपको 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डीएनए के बारे में जानना है। डीएनए क्या होता है, फिर आनुवांशिक पदार्थ की खोज, ठीक है, फिर आरएनए संसार, प्रतिकृति अनुलेखन, आनुवांशिक कोड, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 6। इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसके परिचय के बारे में। पिछले चैप्टर में आपको आनुवांशिक के आधार चैप्टर आपको हमने बताया था, जिसमें मेंडल के नियम के बारे में चर्चा की गई थी। देखें ध्यान से, पिछले अध्याय में आपने वंशागत प्रतिरूपों, ठीक है, वंशागत प्रतिरूपों के आनुवांशिक आधार के बारे में पढ़ा है, जिसमें आप मटर का एक्सपेरिमेंट देखे थे। उसमें कौन कौन से प्रभावी लक्षण होते हैं, कौन अप्रभावी लक्षण होते हैं। मेंडल के नियम के बारे में आपने उसमें जाना था। ठीक है, मेंडल के नियम के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागत के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो मेंडल ने जिसको कारक कहा था, फैक्टर कहा था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसके बारे में और कोई भी जानकारी नहीं थी कि वह कारक होता क्या है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवांशिक पदार्थ का पता चल पाया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेंडल ने जब कारक बताया था, उस समय कोई भी आनुवांशिक पदार्थ की चर्चा नहीं थी। लेकिन 100 वर्ष बाद जो है, उस पदार्थ को आनुवांशिक पदार्थ को कहा गया। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, उस कारक को जीन कहा गया, आनुवांशिक पदार्थ कहा गया। 100 वर्ष बाद अनुमानित आनुवांशिक पदार्थ का पता चल पाया। अधिकतर जीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, ठीक है, अधिकतर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल था। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल था। ठीक है, क्लास 11 में इसके बारे में विस्तृत आपको बताया गया है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सब किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, तो पिछले अध्याय में आपने वंशागत प्रतिरूपों के आनुवांशिक आधार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, वंशागत प्रतिरूप के आनुवांशिक आधार क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बताया था। मेंडल के नियम के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागत के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जिससे वंशागत का प्रतिरूप कंट्रोल होता है, उसके कारक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्ष बाद अनुमानित आनुवांशिक पदार्थ का पता चल पाया। अधिकतर जीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ठीक है, सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे डीएनए कहा जाता है शॉर्ट में, और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे आरएनए कहा जाता है। ठीक है, अधिकतर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो आप देख रहे हैं कि सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। ठीक है, अधिकतर जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वह आपका डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ विषाणुओं में आरएनए जो है वह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। अधिकतर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ विषाणुओं में आरएनए जो है वह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन आरएनए का मैक्सिमम वर्क जो होता है वह वाहक के रूप में होता है, कैरियर के रूप में होता है। लेकिन कुछ विषाणुओं में यह आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं आरएनए के और भी एक्स्ट्रा वर्क होते हैं।
इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं। यह अनुकूलक, संरचनात्मक व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करता है। ठीक है, तो आरएनए और क्या काम करता है? यह अनुकूलक का काम करता है, यह संरचनात्मक रूप से वर्क करता है और कुछ परिस्थितियों में यह उत्प्रेरक अणु का भी कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं जो आरएनए है वह उत्प्रेरक अणु का भी कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनाने के बारे में आप पहले ही 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 11th में आपको बताया गया था कैसे जो है न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना के बारे में, कैसे यह एकल इकाइयों से जुड़ न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनते हैं और फिर उससे डीएनए और आरएनए बनते हैं, इसके बारे में आपको 11 में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इस अध्याय में डीएनए की संरचना के बारे में, उसकी प्रतिकृति के बारे में, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, कैसे बहुलक में बदल जाते हैं, इसके बारे में हम 11th में आपको बताए हैं। ठीक है, अब जो है इस चैप्टर में आपको डीएनए के संरचना के बारे में बताएंगे, इसके प्रतिकृति के बारे में, और डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में आपको बताएंगे, जिसे अनुलेखन कहते हैं। अनुवांशिक कोड के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में आपको बताया जाएगा। अनुवांशिक कोड के बारे में जो प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम को निर्धारित करते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में आप बताएंगे, कैसे जो है जेनेटिक कोड के आधार पर, कैसे जो है अनुवांशिक कोड के आधार पर अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, फिर इससे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, वह इसके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे आप, कैसे जो है प्रोटीन निर्माण होता है तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके प्रारंभिक बेस के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, पिछले दशक में मानव जीनोम की स्थित पूर्ण न्यूक्लियोटाइड क्रमों के निर्धारण में जीनोमिक्स के एक नए महाकल्प को आरंभ हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पिछले सदी से, पिछले दशक से जो मानव का डीएनए होता है, ठीक है, उसके जीनोमिक्स के बारे में, मानव के डीएनए के जीन के बारे में, ठीक है, कि मानव का डीएनए के जीन कैसे कैसे होते हैं, किसका क्या वर्क होता है, इनके बारे में जो है एक जानकारी उपलब्ध हो रही है, जानकारी किया गया है। ठीक है, पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्ण न्यूक्लियोटाइड्स क्रमों के निर्धारण से जीनोमिक्स के एक नए महाकल्प को आरंभ हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक जीनोमिक्स नया महाकल्प शुरू हुआ है, जो जीनोमिक्स, जिसमें क्या है, मानव जीनोम के पूरे न्यूक्लियोटाइड का निर्धारण हो चुका है। मानव जीनोम का जो पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है उसके क्रम का निर्धारण हो चुका है। ठीक है, जिससे एक जीनोमिक्स की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम की आवश्यक पहलुओं और इनके परिणामों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप देखेंगे मानव जीनोम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मानव जीनोम के बारे में हम लास्ट में इसके बारे में बताएंगे, ह्यूमन जीनोम परियोजना के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो है आपकी इस चैप्टर की होगी, वह किससे होगी? डीएनए से होगी। ठीक है, लास्ट में आप क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? मानव जीनोम परियोजना के बारे में लास्ट में आप पढ़ेंगे। आइए अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे के खंडों में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यह बहुतायत में मिलने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्यों है। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम डीएनए से करेंगे और फिर आपको बताया जाएगा कि यह डीएनए जो है क्यों अधिक मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और इस डीएनए का आरएनए से क्या संबंध होता है, ठीक है, यह आपको इसमें बताया जाएगा। तो यह था स्टूडेंट्स आपके अध्याय 6 अनुवांशिक का वंशागत का आणविक आधार का परिचय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डीएनए से। थैंक यू।